छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के अवसर पर हम सब लोग एकत्रित हैं। हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के रूप में इस उत्सव को संघ के प्रारंभ से ही संघ के उत्सवों में से एक के रूप में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने प्रारंभ किया। उस समय 1925 के समय की कल्पना करें तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शिवाजी महाराज की जयंती को मनाना प्रारंभ कर चुके थे और शिव जयंती एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में महाराष्ट्र में मनाया जाता था। गणेशोत्सव और शिव जयंती के उत्सव के माध्यम से समाज को एकत्रित करने का कार्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया, ये हम सब लोग इतिहास में बार बार पढ़ते हैं। ऐसे समय में जब शिव जयंती शिवाजी महाराज जी की जयंती यह प्रचलित उत्सव था, ऐसे समय में संघ की स्थापना होने के बाद प्रारंभ काल में शाखा में भगवे ध्वज के साथ में शिवाजी महाराज की तस्वीर भी, उनकी चित्र भी रखा जाता था प्रेरणा के रूप में। संघ का प्रारंभ होने के बाद में शिव जयंती प्रचलित उत्सव था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण नेतृत्व द्वारा उसको आगे बढ़ाया गया था और जिसमें डॉक्टर हेडगेवार ने कई बार सहभाग भी किया होगा। उसके बाद भी संघ में उत्सव के रूप में हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव को डॉक्टर केशव बलराम पंत हेडगेवार ने प्रस्थापित किया। इसके पीछे के रहस्य को अभी दोनों वक्ताओं ने हमारे सामने रखा, क्योंकि महापुरुषों की तो एक ऐसी अखंड श्रृंखला भारत में है। दाहिर सेन से प्रारंभ करके इस्लाम के आक्रमण का उत्तर देने वाले एक एक पराक्रमी वीर भारत के सभी प्रदेशों में हमको मिलेंगे। बख्तियार खिलजी का, और बख्तियार खिलजी को समाप्त करने वाले आसाम के प्रागज्योतिष के राजा पृथु है। महाराणा प्रताप, बप्पा रावल से प्रारंभ करके राणा सांगा और महाराणा प्रताप की वो सारी परंपरा है। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाओ, ना अकबर को ना हुमायूं को तो भगा ही दिया था, ना अकबर को ना औरंगजेब को ना किसी को शांति से रहने दिया। इसलिए इस्लाम के आक्रमण का विरोध करने वाले तो अनेक और वीर भारत में है और जिनका श्रृंखला अक्षुण्ण है। एक वर्ष छोड़िए, एक दिन भी इतिहास में ऐसा नहीं मिलेगा जिस समय किसी ना किसी ने प्रतिकार ना किया हो, संघर्ष ना किया हो। इसलिए भारत का इतिहास यह संघर्ष का इतिहास है। पर छत्रपति शिवाजी महाराज की विशेषता यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू पतपातशाही की स्थापना की, हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक यह हिंदुत्व के राज्य व्यवस्था की पुनर्स्थापना का दिन है, इसलिए उसका महत्व। और उन्होंने किया, मतलब केवल शिवराज्याभिषेक संहिता लिख करके गागा भट्ट नहीं रुके। शिवाजी के राज्याभिषेक की तैयारी में 2 वर्ष में 26 ग्रंथ लिखे गए, संस्कृत में लिखे गए। सारी की सारी कर व्यवस्था कैसे होगी, टैक्सेशन की पॉलिसी कैसे होगी, उसके ऊपर ग्रंथ लिखा गया। उसके ऊपर पूरा अनुसंधान हुआ। चाणक्य की क्या स्थिति थी, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में क्या था, विजयनगर में विद्यारण्य स्वामी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन विजयनगर साम्राज्य का लिखा है, कृष्णदेव राय की व्यवस्था क्या थी, विक्रमादित्य की व्यवस्था क्या थी। इन सारी व्यवस्थाओं का अनुसंधान करने के बाद हिंदू अर्थव्यवस्था का, जो कर व्यवस्था का क्या प्रतिपादन होना चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए, वह शिवाजी के राज्याभिषेक के साथ लागू हुई हिंदवी साम्राज्य में। अभी 1947 का मिथिलेश जी उल्लेख कर रहे थे। 2019 के विजयादशमी के उद्बोधन में परम पूज्य ने सरसंघ चालक जी ने जब कहा कि 1947 में देश स्वाधीन तो हो गया किंतु स्वतंत्र हुआ कि नहीं हुआ, तो सबके मन में प्रश्न आया, क्योंकि हम तो स्वाधीनता और स्वतंत्रता को पर्यायवाची मान करके चले थे। परकियों की अधीनता दूर करके केवल स्व के अधीन हो जाना, राज करने वाले अपने हो जाना, इसको स्वाधीनता तो कह सकते हैं। किंतु तंत्र तो आज भी 78 वर्षों के बाद भी तंत्र तो हम वही अपना रहे जो ब्रिटिश छोड़ करके गए थे। इसलिए शिवाजी का हिंदवी साम्राज्य यह केवल राजा का परिवर्तन नहीं था, एक मुसलमान राजा के स्थान पर हिंदू राजा छत्रपति बना, यह नहीं था।
पूरी तरह से व्यवस्था का परिवर्तन शिवाजी ने किया, इसलिए वो स्वातंत्र था, केवल स्वाधीनता नहीं थी। स्वतंत्र भारत उस दिन हुआ था, आज से 352 वर्ष पूर्व। आज ही के दिन ओम प्रकाश सिंह जी ने बताया अंग्रेजी तिथि के अनुसार। और यह हुआ कैसे? तो बिना जिजा माता का स्मरण किए शिवाजी की बात करना तो अधूरा रह जाएगा। जब शिवाजी गर्भ में है उसी समय से और उनको वीरता के और पराक्रम के और इच्छाएं हो रही है। खाने के लिए सुस्वादु भोजन नहीं चाहिए, वो कहती है मुझे तलवार चलाने को कहो, मुझे घुड़सवारी करनी है। गर्भ के अंदर से वीरता का संस्कार देने का काम जिजा माता ने प्रारंभ किया। इसलिए जिजा माता शिवाजी को, जिस समय उनको शायद बोलना भी नहीं आता होगा, उस समय कान में विजय की गाथाएं बताया करती थी, रामचंद्र के विजय की, कृष्ण के विजय की, भारत के पराक्रम की और विजय की गाथाओं से शिवाजी का मन बना। आज 14 साल का बच्चा 10वीं पास करता है और तय नहीं कर पाता कि कॉमर्स लूं कि साइंस लूं कि आर्ट्स लूं। उसके लिए माता पिता इधर उधर भटकते हैं, ब्रेन मैपिंग करवाते हैं, ज्योतिषी को दिखाते हैं क्या इसका करियर होना चाहिए। और 14वें वर्ष में तो शिवाजी ने अपना पहला दुर्ग जीत लिया था, तोरणगढ़। केवल संकल्प नहीं, संकल्प तो 9 साल की उम्र में कर दिया रोहिणेश्वर के ऊपर जाकर के। अपना रक्त का अभिषेक करके शिव के लिंग के ऊपर रोहिणेश्वर में शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना की शपथ ली और 14वें वर्ष में तो तोरणगढ़ को प्राप्त कर लिया। क्या संकल्प होगा, क्या विचार होगा, कल्पना करके देखिए। सामान्य किसानों में से, मावड़ा कहते हैं मराठी में, सामान्य माओ में से अपनी सेना का निर्माण करना। मैंने कहा ना, डॉक्टर हेडगेवार शाखा में शिवाजी की तस्वीर रख करके क्यों प्रेरणा लेते थे? क्योंकि सामान्य व्यक्ति में से असामान्य कार्यकर्ताओं के निर्माण का उदाहरण यदि कोई होंगे तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। इसलिए अभी संचालक महोदय भी परिचय दे रही थी और बाद में रही सही कसर मिथिलेश जी ने भी पूरी की। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था ये किसका परिचय दे रहे थे। मेरा तो ये परिचय नहीं, मेरा तो परिचय मैं कार्यकर्ता हूं। ये जो बाकी का परिचय दिया गया वो तो कार्य जो मिला वो किया, उसका परिचय, वो तो कार्य का परिचय, मेरा परिचय नहीं। मेरा परिचय तो एक कार्यकर्ता। संघ जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति में से कार्यकर्ताओं को गढ़ता है, उसकी प्रेरणा डॉक्टर साहब ने कहीं से ली होगी तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज से ली है। उनके साथ कबड्डी खेलने वाला तानाजी मालुसरे खड़ा होता है। वहां पर जावड़ी के अंदर जाकर के मौर्य के ऊपर और विजय प्राप्त करने के लिए शिवाजी जाते हैं, तब एक छोटा सा 12 साल का बच्चा अद्भुत तलवारबाजी करता हुआ शिवाजी के ऊपर आक्रमण करता है। जावड़ी के चंद्रराव मौर्य को परास्त करते समय और उस छोटे से बालक के और तलवारबाजी को देख करके शिवाजी को लगता है ये काम का है। शिवाजी उसको मारते नहीं है, उसको निरस्त्र करते हैं, उसको पकड़ते हैं और कैद करने के बाद भी युद्ध होते ही शाम को बुलाते हैं। अरे कहां है वो बच्चा? उस बालक को बुलाया जाता है। उस बालक का नाम कुर्तोजी होता है। वो बताता है मैं गुर्जर जाति से हूं, मेरा नाम कुर्तोजी है। छत्रपति शिवाजी महाराज उसको अपना कार्यकर्ता बना लेते हैं। अभी तक तेरी तलवार किसी संस्थानिक के लिए चलती थी, अब तेरी तलवार हिंदवी स्वराज्य के लिए चलेगी। और तेरा नाम आज से, तेरे प्रताप को, तेरे वीरता को देख करके तेरा नाम आज से प्रताप राव हुआ। वो प्रताप राव गुर्जर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रथम सरसेनापति के रूप में नियुक्त होने के लिए तय हो गया था। डेसिग्नेटेड कहते हैं ना, ही वॉज डेसिग्नेटेड टू बी द सरसेनापति। तय था कि वो बनेंगे। अद्भुत घटना है बहलोल खान की। बहलोल खान के आक्रमण का उत्तर देने के लिए प्रताप राव गुर्जर गए हुए। बहलोल खान की 40,000 की सेना को केवल 3,000 अपने वीरों को साथ में लेकर के प्रताप राव गुर्जर परास्त कर देते हैं। और जैसा दिसंबर 1971 में हुआ था बांग्लादेश में, वैसे वो 40,000 की सेना शरण हो जाती है, शस्त्र छोड़ करके, और प्रताप राव गुर्जर के सामने नतमस्तक हो जाती है। और सद्गुण विकृति, जिसको स्वतंत्र वीर सावरकर कहते हैं, वह हिंदुओं की सद्गुण विकृति को का पालन करते हुए
शरण आए को नहीं मारना, यह विचार करते हुए बहलोल खान को क्षमा करके छोड़ देते हैं प्रतापराव गुर्जर। जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की थी इसी दिल्ली के अंदर, वही गलती प्रतापराव गुर्जर करते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापराव गुर्जर को पत्र लिखते हैं। जितना अद्भुत मिर्जा राजे सिंधिया को लिखा हुआ है, उतना ही अद्भुत पत्र छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतापराव गुर्जर को लिखा हुआ है। जो दृष्टि की स्पष्टता है, किस प्रकार से शत्रु के साथ व्यवहार होना चाहिए, वह दृष्टि की स्पष्टता दिखाई देती है। और प्रतापराव गुर्जर को कहते हैं, यह बहलोल गया, किसने आपको अधिकार दिया था कि उसको छोड़ दे? सांप की पूंछ पर पैर देकर के सांप को छोड़ा नहीं जाता। यह और अधिक सेना लाकर के फिर स्वराज्य पर आक्रमण करेगा, तब क्या होगा? और एक वाक्य बड़ा मर्मांतक था कि जब तक बहलोल का निपात न हो जाए, हमें मुंह न दिखाओ। और प्रतापराव गुर्जर को पत्र मिला और उसी समय समाचार मिला कि बहलोल 1 लाख की सेना बना करके आ रहा है। और कवि लिखता है कि उस समय उनके साथ में जब यह समाचार मिला, उनके साथ 6 वीर घुड़सवार थे। 7 वीरों को लेकर प्रतापराव गुर्जर बहलोल खान के ऊपर आक्रमण कर देते और 1 लाख की सेना में घुस जाते हैं और बलिदान हो जाते हैं। इसलिए प्रतापराव गुर्जर प्रथम सेनापति, सरसेनापति नहीं बनते, हंबीरराव मोहिते बनते। लेकिन कुर्तोजी का प्रताप समझ करके उसे सरसेनापति तक ले जाने का काम करने वाले छत्रपति शिवाजी है। यह कार्यकर्ता निर्माण उनका एक महत्वपूर्ण, हमको आज सीखने के लिए आवश्यक। उसी प्रकार से यह हमारी दृष्टि शत्रु के और षड्यंत्र को समझने की, शत्रु के स्वभाव को समझने की दृष्टि हर जगह दिखाई देती है। आजकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होती है और अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब ट्रांसफर करने को तैयार है। रशिया भी कह रहा है कि Su-57 भारत में ही बना लो, फ्रांस भी कह रहा है कि राफेल भी भारत में बना लो। सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है। आज से 350 वर्ष पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाते हैं, क्योंकि तोप के लिए, जब बारूद बनाने के लिए और यूरोप की तकनीक अपनानी होती है, तब उनके पास तीनों के टेंडर आते हैं। फ्रेंच भी आते हैं, डच भी आते हैं और ब्रिटिश भी आते हैं। ब्रिटिशों की कुटिलता को सबसे पहले यदि किसी ने समझा होगा तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने समझा है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के अनेक चित्र है, लेकिन मुझे जो सबसे प्रिय चित्र है वो चित्र है जिसमें वो लाट साहब लाल और कोट पहना हुआ ब्रिटिश एजेंट शिवाजी के सामने झुक करके कुर्निसात कर रहा है। मैंने कहा ये छत्रपति शिवाजी का स्वरूप है, ब्रिटिशों को झुकाने वाला। उन्होंने उस समय वो बारूद बनाने का और अपने तोपखाने को अपग्रेड करने के लिए डच के साथ में व्यवहार किया, क्योंकि डच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार थे, हमारे लोगों को सिखाने को तैयार थे कि तोपें कैसी बनाई जाए और बारूद कैसे बनाई जाए। यह शिवाजी की दूरदृष्टि है। अफजल खान के वध की बात की, अभी जब पहलगाम का घटनाक्रम हुआ, उससे पहले उरी का हुआ था। उस सब के समय, पुलवामा के समय जिस प्रकार से सारा चला, और अभी भी इस समय भी ऑपरेशन सिंदूर में 10 तारीख की शाम को जो सोशल मीडिया की स्थिति थी, जिस समय पाकिस्तान शरण आ गया और पाकिस्तान के शरण आने के कारण डीजीएमओ के बीच में बातचीत होकर के पहले दिन से जो बात रखी थी वही बात रखी। पहले दिन से कहा था तुम मारोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुम 1 मारोगे तो हम 10 मारेंगे। यही तो बात सुंदरकांड की चौपाई के साथ राजनाथ सिंह जी ने कही थी। 10 तारीख को कुछ बदला नहीं, वही तो बात कही गई। लेकिन उसके बावजूद सब लोगों के ट्विटर, हमारे मित्रों के भी, देशभक्तों के भी ट्विटर अकाउंट देखे तो किस प्रकार से भिड़ गए थे। मैंने उस दिन किसी को कहा था, अच्छा हुआ कि शिवाजी के समय सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो अफजल खान निकला, मां तुलजा भवानी का मंदिर तोड़ा, गो माता को मां तुलजा भवानी के मंदिर के प्रांगण में गोकशी की। अपनी कुलदेवता की रक्षा नहीं कर सकते, हमारी क्या करोगे? ट्वीट होते, यदि होते उस समय तो शिवाजी के ऊपर बड़े चले थे, हिंदवी साम्राज्य की स्थापना कर रहे, न पता नहीं कहां किस बिल में जाकर के छुप करके बैठे हो, सरेंडर कर दिया क्या? ये बोलने वाले लोग होते उस समय भी यदि, पर शिवाजी महाराज शांत बैठे।
प्रतापगढ़ में बैठे शत्रु के ऊपर किस प्रकार से आक्रमण करना है, उसको कैसे उत्तर देना है, उसका समय, स्थान, रणनीति एक अच्छा सेनानी स्वयं तय करता है, शत्रु को तय करने नहीं देता। पानीपत के युद्ध में और शिवाजी की रणनीति में यही भेद है। पानीपत में स्थान भी किसी और ने तय किया, हमारा तो मुहूर्त ही तय होता रह गया और खिलजी ने मुहूर्त तय कर दिया, इसलिए पानीपत हुआ। लेकिन शिवाजी ने यह नहीं किया, शिवाजी ने स्वयं तय किया। और अफजल खान को मारने के बाद में 6 महीने के अंदर पंढरपुर का भी मंदिर, तुलजा भवानी का भी मंदिर और जितने मंदिर गिराए थे सबका जीर्णोद्धार छत्रपति शिवाजी महाराज ने कर दिया। अफजल खान को मारने के बाद बैठे नहीं, उसके बाद 2 महीने तक 2 वर्ष तक जिदा माता के पास वापस नहीं आए। जो घोड़े पर टांग मारी तो सारे हिंदवी स्वराज्य में जहां जहां अफजल खान गया था वहां वहां जाकर के रक्त का अभिषेक करके मातृभूमि को शुद्ध करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। और उसके बाद में मिर्जा राजे जयसिंह को 23 दुर्ग दे दिए। हिंदू हिंदू का रक्तपात न करे, राजपूतों का रक्त और मराठों का रक्त एक ही हिंदुओं का रक्त है, इसलिए आपस में भिड़ करके उस औरंगजेब के लिए हम अपना रक्तपात ना करें, इसलिए मिर्जा राजे जय सिंह के साथ में संधि करते हैं और 23 दुर्ग दे देते हैं। यदि उस समय ट्विटर होता तो लोग कहते हैं जहां बाजी प्रभु बलिदान हुए वो विशालगढ़ दे दिया, जहां मुरारबाजी बलिदान हुए वो पुरंदर दे दिया। अरे वीरों के बलिदान से प्राप्त किए दुर्ग देने का आपको अधिकार किसने दिया था, ये प्रश्न पूछे जाते। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 23 दुर्ग दिए। औरंगजेब के पास आगरा में गए, मिर्जा राजे जयसिंह के साथ में संधि थी, इसलिए मित्र को दिए वचन का पालन करने के लिए औरंगजेब के द्वारा किया गया अपमान भी सहन किया। और जब बंदी बना करके मारने की तैयारी की तब चुपचाप वहां से निकल गए। और कोई कल्पना नहीं कर सकता था, आगरा से दक्कन का राजा निकलता है और आगरा से दक्षिण में नहीं जाता, आगरा से मथुरा में जाता है। औरंगजेब के सैनिक और औरंगजेब का पूरा गुप्तचर तंत्र कल्पना भी नहीं कर पाया कि यह उत्तर में जाएगा। और वहां मथुरा से काशी जाते और काशी से फिर पूरा दंडकारण्य पार करते हुए और वापस दक्कन में जाते हैं। संभाजी के मृत्यु का समाचार फैला देते हैं, अकेले जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। छत्रपति संभाजी के मृत्यु का, युवराज संभाजी के मृत्यु का समाचार फैला देते हैं। और केवल समाचार नहीं फैलाते, आजकल नैरेटिव, बैटल ऑफ नैरेटिव की बात होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज वापस जाने के बाद न जिजा माता को बताते, ना संभाजी की माता को बताते, ना किसी को बताते। इतना ही नहीं, बात सिद्ध हो जाए इसलिए संभाजी का श्राद्ध तक करते हैं। क्या रणनीति होगी, क्या युद्ध नीति होती, एक एक बात। वो गनिमी कावा, गोरिल्ला वॉरफेयर आजकल कहते, पेंटागन पढ़ाता है शिवाजी की रणनीति को कि कैसे शिवाजी ने अपने से बलाढ्य पराक्रमी राजाओं को परास्त किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के ये विभिन्न जीवन के पहलू है, इसलिए वो हमारे लिए सर्वंकष मार्गदर्शन करने वाला, सर्वांगीण मार्गदर्शन करने वाला आदर्श है। आज की परिस्थिति में मार्गदर्शन करने वाला आदर्श है। आज हम सारे योद्धा है, जब बैटल ऑफ नैरेटिव के योद्धा तो हम सारे हैं। सबके अंगूठे चलते हैं मोबाइल के ऊपर और सबके अंगूठों से फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड करने से पहले एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज को स्मरण करना और कोई भी समाचार संदेश फॉरवर्ड लाइक करने से पहले सोचना इससे राष्ट्र का भला होगा या नुकसान होगा। फैक्ट चेक करना तो अलग बात है, मैं तो कहता हूं फैक्ट भी होगा तो भी बताना कि नहीं बताना, कितना बताना, कैसे बताना, कौन बताएगा, किसका कर्तव्य है, यह छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको सिखाया। उनके पत्र है, एक एक सेनापति को लिखे हुए पत्र है। किले का जो किलेदार होता था, दुर्ग का प्रमुख, उस दुर्गाधिकारी को लिखे हुए पत्र है। जो भांडार का प्रमुख है उसको लिखे हुए पत्र है। मैनेजमेंट का एक अत्युत्तम उदाहरण, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना,
कि कैसे चूहा आएगा और चूहे की पूंछ में तेल, दिए की तेल की बाती का तेल लग करके और आग न लग जाए, इसके चूहे नहीं होने चाहिए भंडार में। उसके लिए क्या करना, ऐसे पत्र है, एक एक डिटेल में एक एक बात बताई। और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का हमारे लिए सर्वांगीण आदर्श है, उसका अध्ययन हमको करने की आवश्यकता है। हमारे सरकारी वारे शेषाद्री जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर पुस्तक लिखी है। अभी गजानन महेंद्र जी ने महाराष्ट्र में और अद्भुत अध्ययन करके 1500 पृष्ठों में शिवाजी महाराज की पूरी जीवनी लिखी। नई नई बातें और पता चलती है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को समाज ने जीवित रखा है। फिर मैं कहता हूं, सत्य तथ्य सत्य की बात ही नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के गांव में आप जाओगे, हम प्रवास करते हैं तो वहां गांव के लोग बताते हैं शिवाजी यहां आए थे, इसी पत्थर पर बैठे थे। शिवाजी आए थे, नहीं आए थे, पत्थर पर बैठे थे, नहीं बैठे थे। आज भी गांव का आम किसान अपने आप को शिवाजी से जुड़ा हुआ महसूस करता है, अनुभव करता है। नवबौद्ध बने बौद्धों के घर में भी बाबा साहेब आंबेडकर और भगवान बुद्ध के साथ यदि किसी की और चित्र रहता होगा और पूजा की जाती होगी तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा आज भी महाराष्ट्र में की जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भारत के हृदय में वास करते हैं। उनसे सीखने के लिए 50 बातें हैं। हम सब लोग इस पुस्तक का अध्ययन करें, खरीद करके, क्रय करके, पैसे देकर के पुस्तक ले और उसे पढ़े और पढ़ करके छत्रपति शिवाजी को समझे और अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को भी भारत माता को समर्पित करे, ताकि केवल जय भवानी जय शिवाजी कहने तक हम न रह जाए। शिवाजी का जो स्वप्न आज भी बाकी है, अभी वो पाकिस्तान ने डोजर दिया तब पता चला कि राघोबा दादा जहां पर जाकर के भगवा ध्वज फहरा के आए थे, उस अटक पर भी ब्रह्मोस पहुंचा था। हमारी सेना ने तो बताया नहीं था, लेकिन बिलावल भुट्टो ने बता दिया। तो मैंने कहा आज राघोबा दादा की आत्मा को शांति मिली होगी कि फिर अटक पर आक्रमण हुआ है। एक बार फिर अटक भारत में आएगा, फिर भगवा लहराएगा और अखंड भारत फिर एक बार होगा। यह शिवाजी का स्वप्न है। उसकी प्रेरणा लेने के लिए इस पुस्तक का हम प्रयोग करें। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम दें।